देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनेशन को कंप्लीट रूप से पढ़ा और अब हम इस चैप्टर के दूसरे स्टेप या कॉन्सेप्ट फर्टिलाइजेशन पर विचार करते हैं। फर्टिलाइजेशन का अर्थ है स्टूडेंट निषेचन। तो पहले हमें ये समझना होगा कि निषेचन किसे कहते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि निषेचन की परिभाषा क्या है। तो स्टूडेंट, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के जो संलयन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम निषेचन कहते हैं। तो हम यह समझ सकते हैं निषेचन का अर्थ नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को स्टूडेंट हम निषेचन कहते हैं। लेकिन निषेचन के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया का जो अध्ययन किया था स्टूडेंट, वो अध्ययन स्ट्रासवर्जन ने किया था। तो निषेचन का सर्वप्रथम अध्ययन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्ट्रास वर्जर। इस वैज्ञानिक ने निषेचन की प्रक्रिया का जो अध्ययन किया था वो लिलियम प्लांट के अंदर किया था। लिलियमी पौधे के अंदर निषेचन की प्रक्रिया का स्ट्रासवर्जर ने अध्ययन किया। लेकिन निषेचन के प्रक्रम को लेकर स्टूडेंट हम अब इसके बाद पढ़ते हैं कि एक वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण किस प्रकार होता है। तो अपना टॉपिक आता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, परागकणों का अंकुरण। स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं कि परागन की प्रक्रिया से जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र की सतह से एक तरल पदार्थ का सीक्रेशन होता है, स्रावन होता है। लेकिन वो तरल जो पदार्थ होता है वहां परागकणों के अंकुरण को प्रेरित करता है। हम समझ सकते हैं कि उस तरल जो पदार्थ होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित हो सकते हैं। तो उस तरल पदार्थ में एक तो अपना वसा, रेजिन और शर्करा, ये तीन चीजें उस तरल स्रावित तरल पदार्थ के अंदर होता है। और ये जो तीन चीजें होती हैं ये उन परागकणों के अंकुरण को प्रेरित करती हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो वर्तिकाग्र पे उन परागकणों का अंकुरण शुरू हो जाता है। तो परागकणों के अंकुरण में जो टाइम लगता है उस समय को हम अंकुरण काल के नाम से जानते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंकुरण काल किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको परिभाषित करना है कि परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकणों के अंकुरण में लगने वाले समय को ही हम अंकुरण काल कहते हैं। लेकिन अंकुरण काल के समय जो जनन छिद्र होता है उससे अंतःचोल पोलन ट्यूब के रूप में विकसित होकर वर्तिकाग्र में प्रवेश करता है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि सामान्य रूप से जो एक परागकण होता है वो एक ही पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। अतः वो जो परागकण होते हैं वो एक नलिकीय कहलाते हैं। लेकिन यदि कोई परागकण एक से अधिक पोलन ट्यूब का निर्माण करता है, पराग नलिका का निर्माण करता है, तो वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हमारे बहुनलिकीय प्रकार के होते हैं। लेकिन एक परागनाल की जो लंबाई होती है वो एक वर्तिका की लंबाई पर ही निर्भर करती है। लेकिन अगर एक या दो परागनाल विकसित हैं तो अंतिम रूप से उनमें से एक ही परागनाल क्रियाशील रहती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि मक्का के अंदर इसकी जो लंबाई होती है वो 450 mm होती है। स्टूडेंट, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि
सबसे अधिक जो लंबी परागनाल है वो किसके अंदर होता है, तो वो परागनाल मक्का के अंदर 450 mm होता है। तो ये था अपना ग्रेविनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, परागकणों का अंकुरण। इसमें हमें स्टूडेंट बताना है कि जब परागकण वर्तिका के ऊपर पहुंचते हैं तो वर्तिका से एक तरल पदार्थ का स्रावन होता है, उस पदार्थ के अंदर वसा, रेजिन या शर्करा आदि हो सकते हैं जो परागकणों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। लेकिन वर्तिका के ऊपर पहुंचने के बाद परागकणों का अंकुरण में जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, उस समय को हम अंकुरण काल के नाम से जानते हैं। इस समय जनन छिद्र से जो अंत्यचोल होता है वो परागनाल के रूप में विकसित होकर अपना जो स्टिग्मा होता है वर्तिका उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि जो एक पोलन ग्रेन्स होता है वो एक पोलन ट्यूब का निर्माण करता है, अतः वो पोलन ग्रेन्स एक नल के प्रकार के होते हैं या एक नल के कहलाते हैं। लेकिन यदि परागकण एक से अधिक परागनाल का निर्माण करते हैं तो वो बहुनल के प्रकार के होते हैं। लेकिन इनमें से अंतिम रूप से एक ही परागनाल क्रियाशील रहता है। लेकिन कंप्लीट रूप से स्टूडेंट हम आपको ये बताते हैं कि जो पोलन ट्यूब की जो लंबाई होती है वो पूर्ण रूपेण वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। लेकिन अब स्टूडेंट हम पढ़ते हैं कि एक परागनाल का विकास कैसे होता है या परागनाल कैसे वृद्धि करता है। तो अपना टॉपिक आता है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंड टॉपिक अपना ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। परागनाल की वृद्धि। तो देखिए स्टूडेंट, परागनाल की जो वृद्धि है वो वर्तिका की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उस पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कि जो लिलियमी जो प्लांट है, एक राइविक जो प्लांट है, उसके अंदर जो वर्तिका होता है वो खोखला होता है। लेकिन उनकी जो खोखली गोइका होती है उसके अंदर श्लेष्मक पदार्थ भरे होते हैं और वो श्लेष्मक पदार्थ ही हमारे पोलन ट्यूब के विकास को प्रेरित करते हैं या पोलन ट्यूब की ग्रोथ को प्रेरित करते हैं। लेकिन अधिकांश जो पादप होते हैं, हमने अभी आपको बताया कि एक तो लिलियम जो प्लांट है इनके अंदर जो वर्तिका होता है वो खोखला होता है, लेकिन इनकी गोइका में जो श्लेष्मक पदार्थ भरे होते हैं वो पोलन ट्यूब के विकास को या वृद्धि को प्रेरित करते हैं। लेकिन कुछ जो पादप होते हैं उनके अंदर जो वर्तिका होता है वो या तो बंद होता है और या फिर स्टूडेंट ठोस होता है। ऐसी स्थिति में वर्तिका का जो केंद्रीय भाग होता है उसमें जो ऊतक होते हैं वो ऊतक एक एंजाइम की क्रिया से नष्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट आपको याद रखना है कि वो उस एंजाइम का नाम क्या है, तो उस एंजाइम का नाम है पेक्टिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है स्टूडेंट? पेक्टिनेज। ये एंजाइम तब एक्टिव होता है जब परागनाल बंद होता है। तो वर्तिका के केंद्रीय भाग से जो ऊतक होते हैं वो ऊतक इस एंजाइम की क्रिया से नष्ट हो जाते हैं और इस एंजाइम की क्रिया से नष्ट होने पर वर्तिका के जो मध्य भाग होता है, जो केंद्र भाग होता है, उसके अंदर एक मार्ग बन जाता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कुछ जो पौधे हैं, इनके अतिरिक्त जो पौधे जैसे पिटूनिया है अपना, तो इनके अतिरिक्त स्टूडेंट पिटूनिया में वर्तिकाग्र के जो केंद्रीय भाग से जो परागनाल वृद्धि करता है वो अंतरकोशिक अवकाशों से गुजरता हुआ वृद्धि करता है। लेकिन एक जो परागनाल वृद्धि करता है वो अंडाशय की ओर करता है या फिर अंडाशय में स्थित बीजांड भाग की ओर करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक जो परागनाल वृद्धि करता है उसकी जो डायरेक्शंस होती है वो डायरेक्शंस एक दिशा होती है या वो उसका जो वृद्धि होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो रसायन अनुवर्ती प्रकार का होता है। लेकिन स्टूडेंट, हम ग्रेविनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब को हम एक चित्र के माध्यम से यहाँ समझ सकते हैं कि एक परागकण एक निषेचन के लिए परागनाल के माध्यम से किस प्रकार अंडाशय तक पहुंचते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ एक चित्र की कल्पना करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ग्रेविनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब को हम यहाँ एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अपना पोलन ग्रेन्स आता है जो परागन की क्रिया से वर्तिकाग्र पे आता है और वर्तिकाग्र पे ये इनका परागकणों का अंकुरण काल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ अंकुरण काल से जो नरयुग्मक है वो एक पोलन ट्यूब से होता हुआ देख लीजिए स्टूडेंट आप सीधा, वो यहाँ मादा युग्मक से आगे मिलता है और मादा युग्मक से आने के बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद में
ये अपना नरयुग्मक है, ये अपना भाग स्टिग्मा है, और चित्र में देख सकते हैं कि ये जो भाग है वो सीधा तो ये यहाँ आ रहा है मादा युग्मक के पास, वो पोलन ट्यूब के माध्यम से आ रहा है जिसे हम परागनाल कहते हैं। ऊपर की जो सेल्स होती है, एक बीजांड की स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि बीजांड के अंदर प्रतिध्रुवी कोशिका होती है जो निवागी छोर की ओर होती है, और इसके अंदर ध्रुवीय केंद्रक और अंड कोशिकाओं को जो समुच्च होता है उसमें दो सहायक कोशिका और एक नाशपति का आकार की सेल्स होती है जिसे हम अंड कोशिका कहते हैं, और इसके बाद में है अपना अंडाशय। तो इस प्रकार हम ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब को भी और ग्रेनुलेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स को भी समझ सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट अपना टॉपिक आता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओवल। एक बीजांड के अंदर जो परागनाल है वो कितने प्रकार से प्रवेश कर सकता है। तो स्टूडेंट हम आपको बताते हैं कि जो पोलन ट्यूब होता है, एक जो परागनलिका होती है, वो बीजांड के अंदर 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। तो हम उनके प्रकारों को यहाँ चित्र सहित समझने का प्रयास करते हैं। तो अपना टॉपिक आता है स्टूडेंट एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब in the oval। पराग नलिका का या परागनाल का बीजांड में प्रवेश। तो देखिए एक जो पोलन ट्यूब होता है स्टूडेंट, वो एक ओवल के अंदर 3 प्रकार से प्रवेश कर सकता है। सबसे पहले आता है बीजांड द्वारी प्रवेश। तो बीजांड द्वारी प्रवेश किसे कहते हैं? तो जैसे बीजांड के नाम से स्पष्ट है स्टूडेंट कि जब एक परागनाल एक बीजांड के अंदर बीजांड द्वार भाग से प्रवेश करता है तो ऐसे प्रवेश को हम कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। तो हम यहाँ इसके लिए एक चित्र की कल्पना कर सकते हैं कि एक बीजांड के अंदर जो परागनाल है वो किस प्रकार प्रवेश करता है। तो देखिए स्टूडेंट, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो भाग है स्टूडेंट, ये अपना बीजांड द्वार है और इस भाग से अंदर अपना पोलन ट्यूब प्रवेश करता है। तो ये अपना भाग है पोलन ट्यूब जिसे हम कहते हैं परागनाल या परागनलिका, और ये जो भाग है जिस आपको दिख रहा है इस भाग को कहते हैं हम बीजांड द्वार। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया, देख सकते हैं आप कि जब एक बीजांड के अंदर जो परागनाल होता है वो एक बीजांड द्वार भाग से प्रवेश करता है तो ऐसे प्रवेश को हम बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। लेकिन इसके बाद में हम देख सकते हैं कि दूसरा जो एंट्री आता है पोलन ट्यूब का वो आता है अपना निवाही प्रवेश। तो सेम इसी की तरह है स्टूडेंट कि जब एक परागनाल बीजांड में निवाह भाग से प्रवेश करता है तो ऐसे प्रवेश को हम निवाही प्रवेश के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए भी हम एक चित्र की कल्पना कर सकते हैं। तो दूसरा जो एंट्री आता है पोलन ट्यूब का वो दूसरा आता है अपना निवाही प्रवेश। तो परिभाषित तो आप कर लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी बीजांड का ही भाग है और ये भी बीजांड का एक भाग है। लेकिन निवाहक भाग के बारे में हमने आपको बताया कि निवाहक भाग बीजांड के अंदर विभाग है जिससे अध्यावर्णों की उत्पत्ति होती है, जैसा कि आपको याद आ रहा होगा बीजांड के स्ट्रक्चर के अंदर आपने पढ़ा है। तो निवाहक प्रवेश के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वही हम एक बीजांड की कल्पना कर सकते हैं तो देखिए स्टूडेंट, निवाही प्रवेश क्या होता है? आप जानते हैं कि निवाही प्रवेश यहां से स्टार्ट करेगा पोलन ट्यूब, यहां से अंदर बीजांड के अंदर प्रवेश करता है। तो इस प्रकार का जो प्रवेश है, तो ये अपना परागनाल और ये जो भाग है ये अपना निवाहक। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया कि जब
जो परागनाल होता है, जब एक पराग नलिका होती है वो निवाहक भाग से बीजांड के अंदर प्रवेश करता है, तो ऐसे भाग को कहते हैं हम निवाहकी प्रवेश। लेकिन तीसरा जो एंट्री आता है स्टूडेंट, वो है अपना अध्यावरणी प्रवेश। तो अध्यावरणी प्रवेश को भी हम इसी प्रकार परिभाषित करते हैं कि जब परागनाल बीजांड के अंदर अध्यावरणों से प्रवेश करता है तो ऐसे प्रवेश को हम अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता सकते हैं कि जो बीजांड द्वारा जो प्रवेश होता है उसके लिए अधिकांश पादप हो सकते हैं। मोस्टली जो प्लांट होते हैं अधिकांश पादपों में बीजांड द्वारा प्रवेश देखने को मिलता है। निवाहकी प्रवेश के लिए हम यहाँ याद रख सकते हैं केजुराइना। लेकिन अब तीसरा जो प्रकार आता है वो है स्टूडेंट अध्यावरणी प्रवेश। तो अध्यावरणी प्रवेश को भी हम यहाँ समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट दो प्रवेश पढ़ने के बाद में, बीजांड द्वारी और निवाहकी प्रवेश पढ़ने के बाद में अब हम तीसरे एंट्री की बात करते हैं, वो है अपना अध्यावरणी प्रवेश। तो अध्यावरणी प्रवेश आपको अभी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट अच्छी तरीके से कि जब एक पोलन ट्यूब होता है वो एक ओव्यूल के अंदर यदि वो अध्यावरणों से प्रवेश करता है तो ऐसे प्रवेश को हम अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। अब इसके लिए भी हम एक इनकी तरह एक चित्र की परिकल्पना कर सकते हैं जिसमें एक पोलन ट्यूब अध्यावरण भाग से प्रवेश करती हो। तो देखिए स्टूडेंट, तो ये जो भाग है ये अध्यावरण भाग है और ये जो भाग है अपना ये अपना परागनाल है और ये जो भाग है ये अपने अध्यावरण है। तो हम देख सकते हैं कि जो परागनाल है वो सीधा डायरेक्टली अध्यावरणों को क्रॉस करके बीजांड के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो इस प्रवेश को कहते हैं हम अध्यावरणी प्रवेश। इसके लिए हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कुकुरबिटा।